चमचागीर ब्रिगेड है ना, चमचागीर ब्रिगेड, बाबर गौरी, मुस्तफा अजीजाबादी, वासे जलील, इम्तिसाज मलिक, मोहम्मद अनवर और न जाने कौन कौन, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए कारकुनान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी प्रोग्राम में मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर, सीनियर रहनुमा, जिनका ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत में, कराची की सियासत में ख़ास बैकग्राउंड है, आप सब जानते हैं। और कल के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल थे और एक गुफ्तगू हुई थी, उसी हवाले से आज हमने ज़हमत दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं MKM के सीनियर रहनुमा जनाब आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है आप बहुत कम टेलीविजन प्रोग्राम्स में अपीयर होते हैं, तो आपका ख़ास शुक्रिया आने का। आमिर साहब, टू स्टार्ट विद, 22 अगस्त हुआ, राहें जुदा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने देखा कि आज तक MQM के कई रहनुमा जिन्होंने राहें जुदा कर लिए लंदन से और अल्ताफ साहब से, एक मोहतात रवैया अपनाते हैं बहरहाल लंदन के हवाले से गुफ्तगू करने के बारे में। आप बड़े फ्रंट फुट पे आके और छक्के चौके लगा रहे हैं और नाम ले लेकर के, ये चमचा ब्रिगेड, ये मुस्तफा अजीजाबादी ने, ये कोई खास वजह? आप इल्जामात लगाने वालों में सबसे आगे हैं इस वक्त MQM लंदन। देखें, मैं वसीम भाई मीडिया का आदमी नहीं हूँ ना, आपको इसके बात का अंदाज़ा है। और मैं शायद इसी वजह से मीडिया पे आना भी नहीं चाहता कि बड़ी स्टेट बात कर लेता हूँ। से आपने कहा मीडिया के आदमी नहीं है, कल वो इल्ज़ाम लगा रहे थे आप किसी और के आदमी हैं। नहीं, वो तो खैर वहाँ तो कह सकते हैं, वो तो शुरू से ही इल्ज़ामात की एक वहाँ पर एक पूरी फहरिस्त तैयार रहती है। अच्छा, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं जो बात मैं कह रहा हूँ, जिसके भी मुताल्लिक़ कह रहा हूँ, तो उसमें कोई गलत बात क्या है? अगर मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात कह रहा हूँ तो ये ऐसा ही है ना, वो तो अपने कारकुनान से पूछ लें। मैं आपसे कहता हूँ कि जो लंदन से हमदर्दी रखते हैं जो कारकुनान, हाँ। उनसे ज़रा पूछिए कि वो बाबर गौरी के मुताल्लिक़ क्या सोच रखते हैं, या वो सही गलत में तो आते हैं जरा बाद में, सोच रखते हैं। लेकिन बाकी रहनुमा जो आप ही की सफ में खड़े हैं, फारूक सत्तार साहब जो इस वक्त पार्टी हायरार्की के हवाले से आपसे भी सीनियर है, he has also not chosen to adopt this way। तो ये क्या कोई पॉलिसी है कि गुड कॉप बैड कॉप या क्या? नहीं, ये अपने मिजाज की अक्कासी करता है। बस ये हकीकत है कि वो उनका एक शुरू से एक अंदाज़ है फारूक भाई का। जो बातें मैंने 18 तारीख को की हैं, फारूक भाई ने भी लगभग उसी तरह की बातें की हैं 18, बस अल्फाजों का इस्तेमाल अलग है। उन्होंने दूसरे अंदाज में की हैं, मैंने दूसरे अंदाज में की हैं, उन्होंने भी वही बातें की हैं। अच्छा, और वैसे बाबर गौरी साहब की आपने बात की तो उनका कोई लीगल नोटिस पहुंचा है अब तक? नहीं, मुझे अभी तक तो कोई लीगल नोटिस नहीं पहुंचा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे लीगल नोटिस भेजें ताकि मैं अदालत में जाकर उसको फेस करूं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बाबर गौरी साहब को शायद पाकिस्तान आना पड़े इस लीगल नोटिस की कार्रवाई के लिए, जो उनके लिए मुमकिन नहीं है। लॉयर के थ्रू भी भिजवाया जा सकता है ना? नोटिस भिजवाते हैं, लेकिन केस के लिए तो उनको आना पड़ेगा। वैसे एक बुनियादी सवाल तो ये उठता है कि जब ये सारा करप्शन के मुस्तफा अजीजाबादी के इतने प्लॉट, तो वासिफ जलील ने करोड़ का बंगला ले लिया, तो बाबर गौरी के 31 पेट्रोल पंप, ये इंकशाफ कब हुआ आप पे? ये बहुत पहले से इंकशाफ है, कोई नया इंकशाफ नहीं है। पूरी पार्टी का एक कारकुन जानता है। अज़बाम करने के लिए ये वक्त चुना जब राहें जुदा हो गई हैं, जब तक साथ थे तब तक ये चोस कि इनके बारे में कुछ ना कहा जाए। जब तक आदमी साथ होता है ना, तो फिर अपने अंदर के ही सर्कल में इसके ऊपर आवाज़ उठाता है। तो मैंने उस वक्त जो बानी थे अल्ताफ साहब, उनके सामने मैंने सब चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने क्या कहा? कोई जवाब नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो सब उनको बताया कि ये गलत चीज़ें हैं, इसको आप एड्रेस कीजिए। अब अगर फैसला पार्टी का, तो सिस्टम आपको मालूम है ना कि फ़ैसला तो उधर से क़यादत की तरफ से ही होता था। तो अब वो अगर नहीं करें तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो आज भी आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिनके बारे में आपको ये पता है, लेकिन आप उनके बारे में इसलिए नहीं कह रहे कि अभी तो साथ चल रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ अपने लीडरशिप को बता रहे हैं, आज की लीडरशिप को, कि यार ये लोग ठीक नहीं कर रहे। कल अगर वो अलग हो जाएंगे तो आप खुल के बताएंगे कि देखो ये था, ये था, ये नहीं। मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी हो, अगर हमारे दरमियान भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है, हाँ, और मेरे इल्म में कोई बात आ जाए तो मैं बात करूंगा। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में आपके इल्म हो कि ये किसी भी हवाले से कोई गलत काम कर रहा है? करप्शन के हवाले से मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। मिलिटेंसी के हवाले से? मिलिटेंसी के हवाले से तो मैं बिल्कुल तस्दीक के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो मिलिटेंसी करने वाले सारे MQM पाकिस्तान से चले गए?
कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, चले गए हैं, लेकिन हमने बहुतों को तो निकाल दिया अपने पार्टी से, बहुतों को 22 अगस्त के बाद। 22 अगस्त से पहले भी हम बहुत लोगों को निकाल चुके थे पार्टी से। तो 2013 से एक प्रोसेस चल रहा है, 2013 से निकाल। वैसे मिलिटेंसी मुत्तहिदा एक होता है, हर पार्टी में अच्छे, एक बड़ा किस्सा बेटा मैं देखिए जी, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो हमारी वो तो ठीक है। मिलिटेंसी एज अ पॉलिसी एमक्यूएम ने की ना, इससे तो आप इनकार नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ इनकार कर, मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ। एमक्यूएम ने पॉलिसी के तहत मिलिटेंसी नहीं की। मैं जब से बैठा हूँ ना आके, मैं देखा, मैं 2011 में मैंने पार्टी रिज्वाइन की है, उस वक्त से आप देख लीजिए आज तक की सूरत हाल, मुझे तो कहीं मिलिटेंसी नज़र नहीं आती। वो तो बस सितंबर में वो हो गया ना ऑपरेशन, जब शुरू हुआ 2000 राही शरीफ साहब के। मैं तो 2011 में मैंने पार्टी दोबारा से रिज्वाइन की है ना, 2011 में। 2013 तक तो मैं खामोशी से बैठ के सिर्फ चीज़ें देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। आप कह रहे हैं मिलिटेंसी होती थी, मैंने रुकवा दी। मैंने जो जहाँ कहीं भी ऐसी सूरत हाल आती थी या जिस कारकुन के बारे में कहीं मुझे नज़र आता था कि भाई ये गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उसको अलग करता था पार्टी से। पार्टी के सरबरा लंदन से बैठ कर कहें बस ये हमारे साथ जाती हुई है, कल शहर बंद हो जाए, और सबको पता हो कि कल जब शहर बंद होगा तो आज रात 12-15 बसें तो जल जाएंगी और कल रात तक 2-3 लोग भी मर जाएंगे। अचानक किसी का मुतनाज़ बयान आ जाए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का 15 लोग शहर में मर जाएं, एक MPA मारा जाए, 101 लोग मर जाएं, ये सब पॉलिसी के तहत नहीं होता था आमिर खान साहब? वसीम भाई, कैसे हो जाता था? वसीम भाई, इस सिलसिले में ऐसा पार्टी पॉलिसी जो मेरी नॉलेज में है, मैं जहाँ बैठा हूँ, राब्ता कमेटी में बैठा था, खुर्शीद हाल पे बैठा था, मेरे सामने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती थी कि जलाओ करो, घिराव करो। तो जब ऐसा बुरा होता था आप लोग हैरान होते थे कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये बंदे मर रहे हैं शहर में, ये बसें कौन चला रहा है? आप लोग हैरान होते थे हमारी तरह कि यार नहीं, मैं हैरान नहीं होता था, लेकिन ऐसे सवाल आप मुझसे नहीं करें ना, ये नहीं कहलवाएं मुझसे कि कौन करता था, क्या करता था। आप भी समझदार हैं, आप खुद फैसला करिए कैसे होती थी ये चीज़ें। अल्ताफ साहब करवाते थे? मुझे नहीं मालूम कौन करवाता था। यहाँ इस बारे में कुछ तो अच्छा नहीं, मैं आपकी लिए आसानी करता हूँ, आप ये कह दें कि मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, आप ये तो ना कहेंगे आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम तो फिर किसे मालूम है आमिर खान से? जब मैं कोई चीज़ मेरे सामने आएगी तो मैं कहूँगा ना। अब परसेप्शन, अंदाज़ों के ऊपर बात करेंगे तो अलग बात है। आपका अंदाजा क्या है, कौन करता था, कौन करवाता था? मुझे नहीं मालूम ना कि कौन करवाता था। अंदाजा भी नहीं इस बारे में? देखिए, अंदाजे में यहाँ बयान नहीं करूँगा, अंदाजे में यहाँ बयान नहीं करूँगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि किसी के बारे में कोई चीज़ कहने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। मेरे पास उसका कोई सबूत, मुझसे कोई कल मांगेगा, मैं सबूत कहाँ से ला के दूंगा? मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मेरे सामने ऐसी कोई बात। आपने मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी, वासिफ जलील, बाबर गौरी के बारे में कहते हुए भी ये सोचा है ना कि कल कोई सबूत भी मांगेगा आपसे? बिल्कुल। बाबर गौरी साहब ने, ये वासिफ जलील साहब ने कौन सा प्लॉट लिया है करोड़ों का पिछले दिनों? प्लॉट का नंबर नाम ही बता दें फिर। गुलिस्तान जौहर में ख़रीदा गया है प्लॉट, अदालत में आ जाए, मैं उसका एड्रेस भी बता दूंगा। बाबर गौरी किसके नाम पर लिया गया है, किसके तो बता दें कहाँ है? अमेरिका में ही ये पेट्रोल पंप है। किन स्टेट? 3 के नाम बता दें स्टेट। ह्यूस्टन में चेक कर लीजिए आप, उनके पेट्रोल पंप हैं। ये फिर आपके गले ना पड़ जाए लीगल का? नहीं, मुझे इसका, मैं कह रहा हूँ ना कि वो कानूनी कार्रवाई करें ना मेरे खिलाफ, फिर बात पेट्रोल पंप तक नहीं जाएगी वसीम भाई, फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। फिर तो अमेरिकन एक फूड रेस्टोरेंट की चेन है, मैं वो भी बताऊंगा कि वो किसके नाम पर है। और मैं पाकिस्तान में नॉर्थ नाज़िमाबाद खाली ले लूँगा, सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद में मैं निकाल के दे दूंगा कि वहाँ पर क्या कुछ इन्होंने गुल खिलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब से आपका बुनियादी इख्तिलाफ क्या? 22 अगस्त कि उन्होंने एक नारा लगा दिया। बिल्कुल सही। और आपने ये कहा भी कि उस तकरीर के दौरान, जब भी तकरीर हो रही थी, क्योंकि आप तो थे प्रेस क्लब में, उस तकरीर के दौरान भी आपको अंदाज़ा होता रहा कि गड़बड़ हो रही है और आपने लंदन वालों को फ़ोन किया कि भाई ये रोको, ये मामला गड़बड़ हो रहा है? ऐसा हुआ? मेरा ख्याल है कि मैंने वासिफ जलील को कोई 5-6 दफ़ा कॉलिंग की तकरीर के दौरान। 22 अगस्त कराची प्रेस क्लब में आप बैठे थे, तकरीर हो रही थी, हड़ताल पे बैठा जी, हमने देखा आप सो भी रहे वहाँ पे सारों को, तो आपने उस दौरान वासिफ जलील को फ़ोन किया कि यार ये गड़बड़ हो रही है, ये किस तरह? अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि 22 तारीख को जब ये तकरीर हो रही थी, मैंने कम अज़ कम मोहतात अगर गुफ्तगू करूँ तो 4 दफ़ा तो मैंने वासिफ जलील को फ़ोन करके बोला है। मेरा उस दिन का टेलीफोन का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और वासिफ साहब ने क्या कहा? वासिफ साहब ने फरमाया कि हमारे हाथ में नहीं है आमिर भाई, आप लोग कुछ करें, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, ये वासिफ जलील ने कहा। वैसे एक ज़िमनी सवाल है, आप लोगों ने भी कुछ किया नहीं? वरना आमतौर पर होता था ना, कभी वो हद से बढ़ जाते थे तो कोई टेलीफोन की वायर निकाल लेता था, कोई माइक, कुछ भी नहीं किया। ये तो ज़िमनी सवाल आ गया। ये पार्टी का एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारा ये साउंड का पूरा सिस्टम देखा जाता है ना, उनके बराह रास्त टेलीफोन नंबर पे उनसे बात हो रही होती है। अगर मैं वहाँ से कोई लाइन निकाल भी देता तो दूसरे मोबाइल पे कॉल आ जाती। अच्छा, मैं कहाँ से रोक सकता? तो अच्छा, आपको ना सिर्फ ये, मैंने इफ्तिखार साहब को भी फ़ोन किया
लंदन में। मैंने कहा इसी तकरीर के दौरान मैंने कहा अल्ताफ भाई को रोकें, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं, कल हाँ मैं देख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरा आपसे मासूमाना सवाल है आमिर खान, करें मासूमाना सवाल। आपको एतराज उस गुफ्तगू पर था, यानी कि उस कंटेंट पर था जो अल्ताफ साहब कर रहे थे, या आपस की बात आपको एतराज ये था कि यार ये बातचीत तो करते ही रहते हैं, खैर है आज सबके सामने कर रहे हैं यार, आज चुप करवा लो? क्या एतराज था? देखें, उस गुफ्तगू से जो मुल्क के खिलाफ हो रही थी उससे आपको तकलीफ पहुंच रही थी कि यार मेरे वतन के खिलाफ बात करें, रोको। यहाँ पे कह रहे थे भाई आज तो कैमरा है, आज रोक लो यार, खैर ये बताएं। देखें, ये गुफ्तगू किसी ना किसी अंदाज में पहले भी होती रही और बारहा होती रही, लेकिन बराह रास्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा इस तरह नहीं लगा था, इस तरह नारा नहीं लगा था। ख़िलाफ़ बात होती रही, ये ज़्यादती हो रही है, वो हो रहा है, ये सब चीज़ें होती रही। और इंतहाई वहाँ के एक ज़िम्मेदार शख्स से मैंने इस वाक़े से कम 3-4 माह पहले मैंने टेलीफोन पे उनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि देखें, जिस सिमत में चीज़ें जा रही हैं वो उसका अंदाज़ा आपको भी बखूबी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना मुहाजिर कम्युनिटी ना उर्दू स्पीकिंग इस सोच के हामिल नहीं है, ये गलत हो रहा है। और अगर किसी दिन इसके ऊपर आपने कोई ऐसा ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा। पाकिस्तान मुखालिफ नारा आमिर खान को कबूल नहीं है? नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ नारा बिल्कुल कबूल नहीं। आपका दिल चाहता है कि पाकिस्तान के हक में नारा लगाया जाए? बिल्कुल। लेकिन आमिर खान सवाल समझ गया, आप करें। मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर मुझे याद है, मैं लोगों को दिखा दूँ। हाँ, लोगों को दिखा दें। और लेकिन मुझे उस गुफ्तगू में भी बीप लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं वो सुना देता हूँ, फिर आपसे सवाल कर लेता हूँ जो आप कह रहे हैं कि मैं समझ गया हूँ। 22 अगस्त है, कराची प्रेस क्लब है, तकरीर हो रही है, जिसके दौरान आप हमें तो कह रहे हैं कि मैं फोन करता रहा 5 बार वासिफ जलील और एक बार कहते यार रोको, लेकिन ये मंजर तो कुछ और बता रहा है कि इधर दिखाइएगा आमिर खान साहब की गुफ्तगू। जो कुछ सलूक इस पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद हम में से किसी का भी दिल, हम खुद परेशान हैं सब कि ऐसे वहाँ आज हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो सलूक अब काबिल बर्दाश्त नहीं है भाई। अब मैं यानी आप ये कह रहे हैं मोर और लेस कि हमारा भी दिल नहीं चाहता हक में नारा लगाने को, ये अल्फाज कहे आपने मोर और लेस, ये मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के मुखालिफ नारा मुझे पाकिस्तान की मुखालफत का है, मुझे ये बता दीजिए। अगर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के हक में नारा लगाने का मेरा दिल नहीं चाहता, तो मेरा दिल हक की जिद क्या होती है? मुखालिफत ही होती है ना? नहीं, हक दिन रात हक मुखालफत। मुझे मौका देंगे? आपने जिस तरह का सवाल किया उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। देखिए, इसके अंदर कहीं पर भी पाकिस्तान मुखालिफ तो पूरा आप सुना देते ना, ये बीप नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बहरहाल आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं। विदाउट बीप भी पड़ा हुआ है, मैं सुना सकता हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा सुनाने का। कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया पे ये पड़ा हुआ है, सबने सुना है। हाँ, पाकिस्तान के हक में नारा लगाने का दिल नहीं चाहता। ठीक, मैं दोहरा देता हूँ। तो इसमें पाकिस्तान की मुखालफत कहाँ है? मेरी अर्ज सुन लीजिए ना। मैं 6 दिन से वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मेरे लोग पकड़े जा रहे हैं, मेरे लोग मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, मेरे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मेरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनको नौकरियों के अंदर शेयर नहीं मिल रहा, उनको शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई इन ज़्यादतियों को रोको, इन ज़्यादतियों को रोको। इस माहौल के अंदर मैं कोई बात अगर कह रहा हूँ तो मैं उस पर हक पर हूं ना, कि मैं कह रहा हूं यार मेरा इस जुल्म की वजह से एग्जैक्टली वो आर्गुमेंट करता है हुसैन नहीं, बिल्कुल कि मेरे लोग मर रहे हैं, रोजाना लाश मिलती है, ये है वो है। फिर इस माहौल के अंदर अगर मैंने एक नारा लगा दिया तो क्या किया? माफी भी तो मांगी। नहीं, तो मैं नारा नहीं लगा रहा ना, मैं कह रहा हूं फिर भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा। दिल नहीं जा रहा, लेकिन मैं पाकिस्तान कह रहे थे उस दिन 22 अगस्त को आप कह रहे हैं इस मुल्क में हमारे साथ जो कुछ हुआ है, मेरा दिल नहीं चाहता कि इस मुल्क के हक में नारा लगाऊं। 22 अगस्त को ही कह रहे हैं भाई। मैं तो 4 महीने पहले बोल चुका हूं, नाम बोल देता हूं। नदीम रुसत से मेरी बात हुई है, मैंने नदीम रुसत को 4 महीने पहले कहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा तो मैं साथ नहीं खड़ा हूंगा। लेकिन जिस दिन लगा है उससे तो कुछ मिनट पहले आप ये कह रहे हैं कि मेरा हक में नारा लगाने का दिल नहीं चाहता। दिल नहीं चाहता। एमकेएम लंदन वाले कहेंगे तो इंसाइटमेंट है, तो नारे की इंसाइटमेंट आपने की। आपने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता, इससे हक में नारा लगाओ, उन्होंने लगा दिया। मेरे इश्तिहाल दिलाने पे लगा दिया। मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए कि उन्होंने तो बार-बार लगाया, उन्होंने तो बार-बार लगाया, तो मैं ये कहूंगा आपके इश्तिहाल पे लगाया। तो फिर 2 दिन बाद अमेरिका में और बर्तानिया में जो तकरीर हुई, उन्होंने तो 5 मार्च को भी लगाया। उन्होंने तो
अभी 18 मार्च ये को नहीं कह लगा रहा है। कि आपने लगवाया, वो वैसे भी इतने मासूम नहीं है, उनके तो 1000 बयान आते हैं जो कि अक्कासी करते हैं कि उनके अज़ाइम क्या हैं, और उस पर तो मेरी एक खास राय है जो कि मैं देता हूं जब मैं तज्जिए के लिए बैठता हूं। मैं तो आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि वो इतने बच्चे हैं कि आपने कहा और उन्होंने आपकी वजह से लगा दिया, लेकिन आपकी राय पूछ रहा हूं। मेरी राय ये है कि मेरे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मेरे साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, इसलिए आपका पाकिस्तान के हक में नारा लगाने का दिल नहीं मेरा चाहता। दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए कि मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूं। दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर लेकिन जब मैं उन्होंने लगा दिया तो पाकिस्तान आपको तकलीफ क्यों हुई फिर? भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा, उन्होंने लगा दिया। मेरा अगला जुमला सुने ना, मैं कह रहा हूं लेकिन मजबूरी है, हम नहीं कर सकते ऐसा। हमने ये नहीं कहा मजबूरी हम नहीं कर सकते ऐसा ऐसा। सुन लीजिए ना, लगा दीजिए, लेकिन हम मजबूर हैं, लगा दीजिए आप दोबारा। मैंने कहा हम मजबूर हैं, इसलिए हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। आपने ये अल्फाज नहीं कहा कि हम मजबूर हैं। अभी लगाइए, अभी लगाइए, लगा दीजिए, दिखा दीजिए क्या बात की है जी। जो कुछ सलूक इस पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद हम में से किसी का भी दिल पाकिस्तान के हक में नारा लगाने के लिए नहीं चाहता। भाई हम खुद परेशान हैं सब कि ऐसे मुल्क में जहां हमारे साथ जिसको बनाया हमारे अजदाद ने था, वहां आज हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो सलूक अब काबिल बर्दाश्त नहीं, इसके अगला जुमला है भाई, अभी मैंने सुना है, आप इसके अगला जुमला लगाए ना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन हम मजबूर हैं, आप लगाइए ना, क्यों नहीं लगा रहे? कि नहीं हमारे पास आप लगाइए। अरे अभी अभी आपने जब पहले चलाया है तो मैंने खुद सुना है, आप लगाइए भाई, एक बार फिर चला दीजिए जो इससे हमने अगला पहले जुमला, चलाया था। आप इससे कह रहे अगला हैं जुमला, चलाया पहले, इससे अगला जुमला सुना दीजिए जो ना। आप कह रहे हैं पहले चला भी चुके हैं। आपने चलाया है, मैं कह रहा हूं मेरे पास वो वीडियो मौजूद है ना, मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है, वो मैं ले लूंगा, मुझसे ले लीजिएगा। चलें, ये बयान आप कह रहे हैं तो मैं ये बात मान लेता हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना आमिर खान साहब कि जब वो यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं क्या है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये नहीं है कि उन्होंने नारा लगाया और आप लोगों ने कहा कि यार ये क्या नारा लगा दिया, अब राहें जुदा है। नहीं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि उन्होंने नारा तो पहले भी लगाया था, इस तरह की बातें की थी। नारा लगाने से कुछ देर पहले तक आप कहते रहे कि मेरा भी दिल नहीं चाहता इस हक में नारा लगाने को, लेकिन मजबूरी और हम नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नारा लगा दिया, फिर रियासती इदारों का मूड आपने देखा किस गैज़ो गजब का तब्दील हुआ, फिर आप लोगों ने कहा हमारा ला ताल्लुक ही है। इसका मतलब तकलीफ नारे से नहीं हुई, रियासती इदारों के मूड से हुई। फिर आपको खौफजदा हो गया कि यार ये बड़ा मसला है। ऐसा नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो ये है। ऐसा नहीं है वसीम। जिस दिन ये वाकया हुआ उसके बाद आप ही के दफ्तर के ऊपर लोगों को चढ़ाई करा दी गई, भेज दिया गया लोगों को। मैं और फारूक भाई वहाँ मौजूद थे। आप सिर्फ उस गुफ्तगू को नहीं सुने, मेरी उस वीडियो को मेरी भी देखें, फारूक भाई की भी वीडियो को देखें कि हम अपने सरों पे हाथ मार रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सर झुका के बैठे हुए हैं, ये क्या हो रहा है। वो किसी को नज़र नहीं आ रही कि हम उस हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। हम आप कह रहे हैं ना, फारूक सत्तार ने अपने सर पे हाथ मारा ऐसे, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद मुझे रेंजर से कॉल आ गई कि आपसे बात करनी है, आप आ जाइए। ठीक, मैं उठा चला गया उनके पास, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक, मैं चला गया उनके पास 12 बजे तक उन्होंने बिठाला, मुझसे कुछ सवालात करे, उन्होंने कुछ बात करी। 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। मैंने उनको क्लियर कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कमर मंसूर का इससे कोई ताल्लुक है? मैं कमर मंसूर तो उस दिन शाहिद वहाँ पाशा का कोई ताल्लुक है? मौजूद ही नहीं थे। तो अभी तक जेल में सड़ रहे हैं, मौजूद ही नहीं थे, अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। गलत है। आप यहाँ मेरे सामने बैठे तो कि बड़ी अच्छी बात है, गलत खुशी है मुझे इस बात की। गलत है। तो वो लंदन वाले कल यही तो कह रहे थे कि ये क्या मामला है कि जो था नहीं वो जेल में, अभी तक जो बैठे थे जिन्होंने ये कहा वो 11th आवर में बैठे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैं आप मेरे प्रोग्राम में वसीम ये इदारों से पूछें, ये हुकूमत से पूछें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा तो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है ना इसके ऊपर कि हमारा उस नारे से कोई ताल्लुक नहीं है। उसूली तौर पर कमर मंसूर भाई को भी छोड़ना चाहिए। कमर नवेद ने तो जमानत करा ली है, कमर नवेद भाई ने, उनको भी नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, शायद पाशा को भी नहीं करना चाहिए था, उन सबको ख़त्म करना चाहिए। 27 दिसंबर को हज़ारों FIR कटी थी पूरे सिंध के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के वाक़े को। जब हुकूमत वो केस वापस ले सकती है तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है? सुनने के ऊपर हमारा जुर्म ये कि हमने सुना है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा था टीवी पे, सबके खिलाफ FIR काट दीजिए आप। नहीं 22 अगस्त को तो तब तक पाबंदी लग चुकी थी, तो पाकिस्तान तो नहीं सुन रहा था, तब तक तकारीबन की पाबंदी लग गई थी। सोशल मीडिया पे सब सुन रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे सब सुन रहे हैं ना। चले, मैं ब्रेक पे आने से पहले बता दीजिए, कल कोई भी ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी रियासती इदारों की पॉलिसी में तब्दीली या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि ये MQM पाकिस्तान जो है आज, ये अल्ताफ हुसैन साहब के ये सब साथ हो जाते हैं दोबारा, तो आप भी साथ होने वालों में शामिल होंगे? भाई मैं सियासत छोड़ दूंगा लेकिन अब अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं जाऊँगा, ये बता। मैं इसका जवाब एक दूसरे चैनल पे मेरे ख्याल में 2-3 माह पहले दे चुका हूँ
कि अव्वल बात तो ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आती। यकीन है आपको? मुझे यकीन है कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। बेशक हम ग्राउंड पे पॉलिसी में नरमी हो जाए तो भी हुकूमत जो बेहतर समझे, रियासत को अगर लगता है कि भाई ठीक है, इन तमाम नारों के बाद भी अगर वो उनको एक्सेप्ट हैं, तो हम बीच में आने वाले कौन हैं। हाँ, अपनी ज़ात के बारे में फ़ैसला कर सकता हूँ, वो मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मैं सियासत से किनारे कशी इख्तियार कर लूँगा। अब अल्ताफ़ हुसैन आपकी लीडर नहीं हो सकते। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ा। आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मुस्तफ़ा कमाल साहब को क्या आप एक सियासी हकीकत समझते हैं? एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं, रेलेवेंट पॉलिटिकल एंटिटी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को इस बात का हक है कि वो अपने ख़यालात का इजहार करे और उसकी एक पॉलिटिकल कोई पार्टी बनाकर काम करे। मुस्तफ़ा कमाल भी कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और हैं एक उनकी हैसियत। सियासी हकीकत से मेरी मुराद ये थी कि इन द सेंस कि उनका एक पॉलिटिकल बेस, वोटर बेस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप समझते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा या नहीं? वसीम, मैं ये समझता हूँ कि इस बात का फ़ैसला आने वाले इलेक्शन करेंगे और इक्वल प्ले ग्राउंड जो है ना, वो प्ले एरियास मिले। जिस तरह हमारे साथ मुश्किलात हैं, हमारे ऑफिसेज नहीं हैं, हम उस तरह काम नहीं कर पा रहे, तो वो हमें अगर इक्वल ग्राउंड मिल जाए 2018 के इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मिल जाए एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो हम समझते हैं कि जो एमक्यूएम की जितनी सीटें थी वो सारी हम जीतेंगे। हम ये समझते हैं। एमक्यूएम लंदन जो आजकल कहलाती है, उसको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक देना चाहिए? इस बात का फैसला रियासती इदारे आपकी राय क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाती हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हों, पाकिस्तान से आज़ादी की बात की जाती हो, उन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक नहीं मिलना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। आप समझते हैं आईनी अगर बात की जाए तो एमक्यूएम लंदन को रियासत को बैन कर देना चाहिए? नॉट एमक्यूएम, एमक्यूएम तो एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने। वो एमक्यूएम है, उसको जो भी कह लें, लंदन को यहाँ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए रियासत की तरफ से, जिस तरह है ना बहुत सारी जमातों में बरामदा वगैरह, इस तरह बैन कर देना चाहिए। देखें कि इस नाम पे सियासत नहीं कर सकेगा कोई, अल्ताफ हुसैन साहब के नाम से, उस पार्टी का नाम। मैं किसी के नाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी, चाहे वो बरामदा हो या कोई और हो, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना खुल के इजहार करें और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर रहे हों, तो उन लोगों को हक़ नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान में सियासत करें। यानी अल्ताफ हुसैन को हक़ नहीं है पाकिस्तान में? मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो कोई भी हो, ठीक है, और कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसको फिर इस बात का हक़ नहीं है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करे। पीएसपी से इत्तेहाद आगे जाके कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये तो एक फजूल सा सवाल है जो मैंने किया कि पीएसपी से कैसे इत्तेहाद हो सकता है? यार ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन पॉलिटिक्स में हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा अपना एक पूरी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक सियासत कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ कोई इत्तेहाद या कोई मिलने का कोई ऐसा हमारे यहाँ ज़ेर गौर ही नहीं है। ये चीज़ें ज़ेर गौर ही नहीं है। हम एजेंसी है पीएसपी के पीछे? ये मुझसे नहीं पूछे ना, ये तो आपको खुद बताएं। ऐसा मेरी तो उम्र इतना आपका सियासी तजुर्बा है तो आपकी राय ज़्यादा अहम है ना? इसका फैसला तो आवाम करेंगे। मैं नहीं कहता कि कौन किसके पीछे है। परसेप्शन के ऊपर चले जाएं, जो परसेप्शन है वो तो ऐसा ही है। ये आपकी सिर्फ एक परसेप्शन है अवामी सतह पे जो कि आप मुझसे शेयर कर रहे हैं, आपकी मालूमात कुछ ऐसी नहीं है कि उनके पीछे एजेंसियां हैं या नहीं? नहीं, मैं मालूमात क्या, मैं अब किसी की जाके मीटिंगों में और किसी के पास तो जाके बैठता हूं। मालूमात से बुरा है कि आपके लोग कहते थे कि हमें नामालूम नंबरों से फोन आते हैं जो कि अपना तारुफ कराते हैं और कहते हैं इस पार्टी में जाओ। ये बिल्कुल है, ये तो अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? ये तो अभी भी हो रहा है कि हमारे अभी विक्टर तो नहीं गिर रही, अभी हर जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही पीएसपी हाउस में? विकटें तो जो पहले भी गिरी हैं उसका भी आपको अंदाज़ा है कि अगर आसिफ हसनैन साहब गए हैं तो उससे एक दिन पहले एयरपोर्ट पे उनके साथ क्या हुआ, ये आपको अगर ये मंतिक ले लूं तो फिर एक मंतिक ये है कि आपको भी पता है कि 22 अगस्त की रात फारूक सत्तार गए हैं, तो फिर 23 अगस्त को क्या हुआ है? 22 अगस्त को वो उनको बुलाया गया है और रात उन्होंने वहां गुजारी। 23 अगस्त को एक नया मौक़िफ़ सामने आया, आसिफ हसनैन ने भी कुछ घंटे गुजारे, फिर एक नया मौक़िफ़ सामने आया। तो फिर अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो दोनों पर सेम अप्लाई करें ना। फर्क है ना। क्या फर्क है? फारूक सत्तार तो जाने से पहले प्रेस क्लब पहुंचे हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए,
वो तो पहले पहुंचे हैं, उनको बात ही नहीं करने दी गई, बात करने से पहले ले जाया गया। मिनोन वही बात करते बिल्कुल मिनोन, पहले हमारी डिस्कशन हुई है टेलीफोन पे हमारी, फारूक भाई की, दार भाई की, हम कहा बात हुई है, हमने कहा हम ये फैसला करते हैं, ये ऐलान करने जाते हैं। वो तो वो ऐलान करने गए थे, मैं उससे पहले जा चुका था, वरना मैं भी वहीं मौजूद होता। तो ये गए थे, जार भाई भी गए थे, फारूक भाई भी गए थे और दीगर साथी भी हमारे थे। तो हम तो पहले ही ये ऐलान कर रहे हैं, तो उसमें उसका वो नहीं है। और ये गिरफ्तारी और रिहाई की बात जो आप करते हैं ना कि वो मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब कहते हैं कि 2 घंटे में छूट के आ गए। हाँ। तो भाई जब 2015 में 9/0 पे छापा पड़ा था तो कौन गिरफ्तार हुआ था? आपकी आंखों पे 3 महीने की डिटेंशन रेंजर्स की मैंने काटी है, और मैं उस डिटेंशन को गुजार के आया हूं। एमक्यूएम का कोई एक आदमी बता दीजिए कि जिसने 3 महीने की डिटेंशन काटी हो। सब आए हैं, गए हैं, डिटेंशन में गए हैं, लेकिन जल्दी आ गए। मैं ही वो आदमी हूं जिसने पूरी 3 महीने की डिटेंशन, उसके बाद फिर केस बना मेरे ऊपर सहूलतकार का, मैंने वो भी भुगता। और शिकवा भी साथ साथ कर दूं, अगर आपको याद हो तो मेरी गिरफ्तारी के बाद 1 हफ्ते तक तो पार्टी का मेरे हक में स्टेटमेंट ही नहीं आया। क्यों? आई डोंट नो, मैं बता दूं क्यों। वो ये समझ रहे थे कि छापा आपने पढ़वाया है। वो जो छापा पढ़वाएगा, आपकी ड्यूटी थी उस रात 9/0 पे, आप टहलते हुए नजर आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, बड़े मुतमईन। वसीम, यही इसको आप मेरी अच्छाई कह लें, बुराई कह लें, भाई मुझे कुछ भी कह लें, मुझे डर नहीं लगता, मैं खौफजदा नहीं होता। रेंजर्स मेरे सामने आई, मैं वहाँ खड़ा रहा था, मैं फेस किया, मेरे सामने उन्होंने कहा आपको गिरफ्तार किया जाता है, मैंने चलिए, मैं उसी वक्त कर्नल ताहिर के साथ चला गया, मैंने कहा चलिए, मैं अपने पैरों से चल के गया, मैंने गिरफ्तार कर रहे हैं, कर लीजिए। तो पार्टी को यकीन है ना कि आप किसी के आदमी नहीं हैं। उसके बाद ये तासुर देना कि मैं अगर सेटिंग दी कोई तो मैं मुकदमा भी अपने ऊपर बनवाऊंगा, 3 महीने की डिटेंशन भी मैं ही काटूंगा। ठीक, चलें, ये बात तो सही। मुझे ये बता दीजिए, सेटिंग से मुझे एक और मुबैना सेटिंग की तरफ आने दीजिए। मैं जरा पीछे चला जाता हूँ। 2004 में आप गिरफ्तार होते हैं, 8 साल आप जेल में रहते हैं, 1 फाइन डे आप जेल से रिहा हो जाते हैं, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आप 9/0 पे पाए जाते हैं और आप एमक्यू में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। ये रिहाई तो किसी सेटिंग का नतीजा थी ना आमिर खान साहब? ये हुस्न इत्तेफाक था या हुस्न एहतमाम? देखें, ये एक तवील कहानी है, इसको समंदर को कूजने बंद कर दीजिए। ये शायद इस प्रोग्राम में इसको आप नहीं कर सकेंगे, मैं इसको मुख्तसरन बता देता हूँ। मेरी रिहाई मई के महीने में हुई है। 25 मई नहीं, 22 मई को मैंने 22 मई को मैंने पार्टी तो 9 मई को हो गई थी, फिर नक्शे अमन की वजह से आपको कुछ दिन मजीद रखा गया था, वरना इकामात 9 मई को लेके आ गए थे। मैं 22 मई को मैंने पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले मैं हाई कोर्ट से मेरी जमानतें हो चुकी थी। ठीक है। जमानतें होने के बाद MPO 16 जो लगाई जाती है वो लगा के मुझे बंद रखा गया था। ठीक है ना। ये जमानतें मेरी भी और आफाक साहब की भी एक साथ हुई है ना, वो तो नहीं आया आज तक। वो जेल से बाहर तो आपके बहुत से बाद आए थे, वैसे 2-2.5 माह बाद वो भी, उनकी जमानत मेरी जमानत एक साथ हुई है। ठीक। वो MPO के तहत थोड़ी देर में आए, मैं MPO के तहत जल्दी आ गया। अब जेल से मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि मैंने एक ख़त लिखा था और उसका मैंने मतन भी आपको बता दिया था। अल्ताफ साहब को लिखा था। ये ख़त तकरीबन 6 माह पहले या 7 माह पहले मैंने लिखा था उनको। उसके बाद उनका एक जवाब आया, उसके बाद फिर मैंने एक और ख़त उनको लिखा। उस ख़त के बाद फिर हमारा जो, जिसको आप कहें बैक चैनल कह लें, एक राब्ता शुरू हुआ। वसीम, 25 मार्च को मेरे 28 साल के बेटे को, मेरा भतीजा था वो, लेकिन मैंने पाला उसको, मैंने था, मैंने ही बचपन से उसको अपने साथ रखा था, मेरी फैमिली के साथ रहता था, वो भाई के साथ मेरे नहीं रहता था। 28 साल का बेटा मेरा शहीद कर दिया जाता है। मैं इस बहस में नहीं जाता किसने किया किसने नहीं किया। 25 मार्च को शहीद हो जाता है। ठीक है। अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह जाने, अल्लाह फैसला करेगा। 25 मार्च को ये वाक़या होता है। ठीक है। उसके बावजूद भी आप ये उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा कोई वाक़या हो रहा हो और आदमी दोबारा से MQ में चला जाए। लेकिन आप गए? मैं गया। तो वजह क्या थी? वजह मेरे सामने ये थी भाईजान कि ये पिछले 20 सालों में MQM और MQM हकीकी के दरमियान में जो एक तनाज़ा बना हुआ था, उसकी वजह से नुकसान हो रहा था। 20 years to realize, जब इतनी लाशें गिर गई। उससे पहले भी रियलाइजेशन थी। मैं तो चला गया था 1994 में मैं छोड़ के चला गया था दुबई, फिर मैं 99 में आया हूँ। ठीक है। तो ये जो नुकसान हो रहा था, और यही मैंने लिखा भी था उसमें ख़त में, कि अगर
MQM हकीकी कारकुन शहीद होता दोनों है का ताल्लुक या सेम MQM कम्युनिटी से हमने, तो ठीक। एक महाजिर घराना तबाह हो जाता है। तो मेरे सामने तो ये मकसद था कि यार ये किसी तरह इंसानी जानों को बचाया जाए। ठीक, उसकी वजह से मैंने उस पूरे मजमे के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगी। कोई है हिम्मत इतनी किसी के अंदर के कोई मीडिया के सामने आके इस तरह ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांग ले, एक मकसद के तहत कि ये नुकसान ना हो, हमारे लोग जो इसमें बर्बाद हो रहे हैं वो ना हो। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ इसी पॉइंट पे और ब्रेक से वापस आगे गुफ्तगू आगे बढ़े। बिल्कुल आखिरी कुछ लम्हात रह गए। आप 22 अगस्त के बाद वाले MQM है, तो 18 मार्च को यौम तासीस क्यों मना रहे हैं? 23 अगस्त को मनाएं। ये MQM हमारी है, ये MQM हमने बनाई थी। आपने किसकी तस्वीर, किसके नाम, किसके नारे पे सीटें ली, वोट लिए? वोट अवाम ने महाजिर हुकूक के ऊपर दिए हैं। ये अवाम की अमानत है, किसी की ज़ात की अमानत नहीं है, ये अवाम की अमानत है। अवाम कहते तो हम इस्तीफे भी दे देते। और क्या ये फैक्ट नहीं है? लोगों को तो अपने इलाके के MP MNA का इलेक्शन के बाद तक पता नहीं होता था कि है कौन। वो कहते थे उस एक नाम पे हम वोट दे रहे हैं, उसका नामजद करता है, बस ठीक है। एक रोमांस ज़रूर था पब्लिक का, वो बिल्कुल था, उससे इनकार नहीं है, लेकिन अब वो रोमांस ख़त्म हुआ है। लोगों के सामने चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, अब वो रोमांस नहीं है। फिर मैं एक मिसाल दे दूंगा। फिर अगर आप को याद हो 2014 में जब लंदन में गिरफ्तारी हुई थी तो नुमाइश चौरंगी के ऊपर धरना हुआ था। मुझे याद है हैदराबाद रिजवी साहब और वो सब थे। मैं उस वक्त लंदन में ही था जी। धरना हुआ और धरना इस तरह का था कि भाई अब यहाँ बैठना है मुस्तकिल। शाम को लोग बैठे हैं, सुबह को वहाँ कितने लोग थे ज़रा आप चेक कर लीजिए। अगर 200 भी आदमी वहाँ पर बैठे हुए हों, तो जो लोग धरना देने पे तैयार नहीं हो, बैठने को तैयार नहीं हो, तो कहाँ से ऐसी बात, बेकार की बातें करी जाती हैं ना। नहीं है ऐसा वो कि लोग जमा हो जाएंगे। यानी मफरूजा है कि अगर कल एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें एक तरफ आप हो और एक तरफ अल्ताफ हुसैन साहब के नामजद लोग हो, तो आप यकीन है कि आप जीत जाएंगे? मुझे यकीन है। मैं उसकी फिर मिसाल देता हूँ। मलीर में क्या हुआ? मलीर के बाय इलेक्शन में हार गए ना, हार गए, उससे कोई इनकार नहीं है, हार गए। पहला इलेक्शन था अल्ताफ साहब से लाताल्लुकी के बाद और हार गए। सुन लीजिए ना, मलीर में 127 PS 127 पे इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई। वहाँ पर राव अनवार साहब अपनी पूरी कार्रवाइयाँ करते रहे। बिल्कुल किया है। वहाँ पर हकीकी को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। कहीं पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दे रहे, जलाए गए हमारे पोलिंग कैंप्स, कहीं काम नहीं दिया रहा। लंदन से बाकायदा ये मुहिम चली कि कोई वोट देने नहीं जाएगा, उसके बावजूद 15,000 वोट पड़े। हम ये समझते हैं, कभी ओपनली ये नहीं कहा कि इनको वोट ना दो। मलीर की मुहिम नहीं था, कहा है, सोशल मीडिया पे पूरी मुहिम चली है भाई। कोई ऐसा ट्वीट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपकी नजर से नहीं गुजरा हो तो अलग बात है, लेकिन ये तो मुहिम चली है कि उनको कोई वोट ना दे, कोई ना निकले। उसके बावजूद 15,000। आमिर साहब जाते जाते बता दें, वो मजिस्ट्रेट, वो बेचारा पुलिस अफसरान कहते हैं अदालत में कि वो आमिर खान को ढूंढ रहे हैं, फारूक को मिल नहीं रहे, वसीम मनामी को मिल जाते हैं। अदालत पेश क्यों नहीं हो रहे आप लोग, और होंगी अगली पेशी में या नहीं? देखिए, हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि ये गलत मुकदमा गलत है, इसको हुकूमत इसके ऊपर गौर करे। इसका कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए ना, पेश होकर अपने इल्जामात क्लियर करें। नहीं, ये तो कानूनी रास्ता है, लेकिन इसका एक रास्ता और है ना कि आप इसको, जिन लोगों ने उस नारे से अपने आप को लाताल्लुक़ कर लिया तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों है? उनको ये मुकदमा ख़त्म करना चाहिए। फिर भी अगर नहीं, अभी हमारे वकला से मशवरे चल रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम अदालतों में, हमें एतमाद है, हम पेश हो जाएंगे अदालत में, हमें कोई वो इशू नहीं है, हम पेश हो जाएंगे। चलते चलते मैं एक दरख्वास्त आपके प्रोग्राम से ज़रूर करूँगा कि मैं कल भी मैंने कहा था, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा मोहतरम वासे जलील साहब से, दीगर लोगों से, कि वो आएँ पाकिस्तान आएँ, अपने कारकुनान के साथ खड़े होकर नारा लगाएं। फिर देख लेते हैं कि कौन कितना पानी में है। क्यों कारकुनान को परेशान कर रहे हैं, क्यों उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं? खुद आराम से बैठे हुए हैं, वहाँ से नारे लगाते हैं, हर हफ्ते में एक नया नारा लग जाता है। ये बंद करें, इससे नुकसान हो रहा है पूरी कम्युनिटी। 30 सेकंड रह बताएं, फारूक सत्तार साहब की गिरफ्तारी के बाद आपने तासुर लिया है कि पीपल्स पार्टी लंदन से करीब हो रही है, या आप लोगों की जो मुखालफत चल रही है उसकी सजा दे रही है आपको? आखिरी बात बस। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये सिचुएशन पीपल्स पार्टी को सूट करती है, तो पीपी लंदन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है आपके ख्याल में? महसूस होता है। हमें खान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रहे, सेहत रही, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।